हेलो स्टूडेंट, मैं एस यादव एक कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और आज हम पढ़ेंगे उसका अध्याय नंबर 9 जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ और उसके साथ साथ उसका इतिहास एवं प्रकार। तो जल्दी से अपनी नोटबुक निकालिए। सबसे पहले हम देखते हैं व्यापार का अर्थ। बच्चों, आपको याद भी होगा पूर्व के अध्याय में मैंने आपको पढ़ाया था मानवीय क्रियाकलाप, और क्रियाकलापों के अंदर मैंने आपको तृतीय क्रियाकलाप के अंदर परिवहन के साथ साथ आपको व्यापार भी पढ़ाया था। तो याद करिए जल्दी से कि व्यापार कौन सा प्रकार के क्रियाकलाप हैं। तृतीय प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं व्यापार का अर्थ। व्यापार का तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान। तो यहां याद रखना बच्चों, यहां पर जो स्पष्ट लिखा है वस्तुओं या सेवाओं का क्या है, आदान प्रदान, अर्थात हम कह सकते हैं क्रय और विक्रय से होता है। व्यापार करने के लिए दो पक्षों का होना आवश्यक है। देखिए कितने पक्ष होने चाहिए व्यापार के लिए, दो पक्षों का होना, यानी एक क्रय करने वाला और एक विक्रय करने वाला, अर्थात वस्तुओं सेवाओं का आदान प्रदान। आगे देखिए, एक व्यक्ति या पक्ष बेचता है और दूसरा खरीदता है, अर्थात यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, क्रय और विक्रय की बात कर रहे हैं। व्यापार दोनों ही पक्षों के लिए समान रूप से लाभदायक होता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं, देखिए व्यापार के अंदर किसी एक पक्ष का लाभ नहीं होता है, दोनों पक्षों का क्या होता है, लाभ को समाहित किया जाता है। और देखिए बच्चों, अगर हम देखें एक देश के पास या एक राष्ट्र के पास संसाधनों की क्या है, अधिकता है, और दूसरे राष्ट्र के पास संसाधनों की क्या है, कमी, तो दोनों के बीच में क्या होगा, व्यापार होगा। जिसके पास संसाधन अधिक हैं, वस्तुएं अधिक हैं, वो वस्तुओं को क्या करेगा, बेचेगा। और या हम ऐसे कह सकते हैं जिसके पास संसाधनों की कमी है वो वस्तुओं को क्या करेगा, खरीदेगा। अब आगे देखते हैं। देखिए यहां पर आपको दो चित्र दिखाए गए हैं, एक तो यहां पर वस्तु विनिमय के रूप में और दूसरा दिखाया गया मुद्रा विनिमय के रूप में। देखिए प्रारंभ के अंदर यदि हम देखें व्यापार की जो कहानी होती है, व्यापार की जो शुरुआत होती है, जिसके अंदर वस्तुओं का क्या किया जाता था, आदान प्रदान, कि एक हाथ से वस्तु दी जाती थी और दूसरे हाथ से जिस वस्तु की कमी थी वो वस्तुएं क्या की जाती थी, प्राप्त की जाती थी। यहां आप देख रहे हैं इसके द्वारा देखिए वस्तु दी जा रही है और इसके द्वारा भी वस्तु दी जा रही है। ऐसे विनिमय को कहा जाता है वस्तु विनिमय। लेकिन उसके बाद देखिए कालांतर में या हम कहें समय के आधार पर देखिए किसका जन्म हो जाता है, मुद्रा का। अब यहां पर विनिमय का माध्यम बनता है मुद्रा। एक देश के पास या एक व्यक्ति के पास देखिए वस्तुओं की अधिकता है तो दूसरे देश के पास वस्तुओं की क्या है, कमी है। इसलिए देखिए वो अब यहां पर वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं, मुद्रा के रूप में वस्तुओं का क्या करते हैं, क्रय करते हैं। यहां आप देख रहे हो इस व्यक्ति के पास क्या है बच्चों, मुद्रा, और इसके पास क्या है, वस्तुएं। तो ये देखिए मुद्रा के माध्यम से क्या प्राप्त करना चाह रहा है, वस्तुएं प्राप्त करना चाह रहा है। इस तरह से देखिए ऐसे विनिमय को कहा जाता है मुद्रा विनिमय। और सामान्यतः आज भी हम ग्रामीण परिवेश में वस्तु विनिमय को देख सकते हैं। वहां पर देखिए परिवारों के बीच के अंदर सामान का क्या किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। अब आगे पढ़ते हैं और देखिए व्यापार के स्तर। व्यापार के दो स्तर बताए गए हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर और एक है राष्ट्रीय स्तर। कहने का मतलब है कि हम ये भी कह सकते हैं व्यापार के प्रकार या व्यापार के स्तर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यदि हम बात करें तो यहां पर देखिए एक देश दूसरे देश के अंतर्गत जो व्यापार होता है उसको क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यापार। उसके बाद दूसरा आता है राष्ट्रीय स्तर। राष्ट्रीय स्तर में यदि हम बात करें एक ही देश की सीमाओं के अंतर्गत जो व्यापार होता है उसे कहा जाता है राष्ट्रीय व्यापार। इसलिए ऐसे व्यापार को आंतरिक व्यापार भी कहा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देखिए विदेशी व्यापार भी कहा जाता है, या हम कह सकते हैं इसको बाह्य व्यापार भी कह सकते हैं। तो बच्चों याद रखना विदेशी व्यापार का दूसरा नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी है। इस तरह से हम व्यापार को कितने स्तरों में विभाजित करते हैं, दो स्तरों में, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर और दूसरा राष्ट्रीय स्तर। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यदि हम बात करें व्यापार की
तो यहाँ पर भी देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के कई प्रकार हैं। तो प्रमुख रूप से देखिए यहाँ पर हम दो प्रकार के रूप देखेंगे इसके अंतर्गत। एक तो देखिए दो देशों के बीच में व्यापार होता है, यानी वहाँ दो पक्ष होते हैं। और एक व्यापार यदि हम यहाँ पर देखें तो होता है बहुत सारे देशों के बीच में होने वाला व्यापार। जैसे कुछ देश ऐसे भी होते हैं जिनसे प्रत्येक देश व्यापार करना चाहता है, यानी वो सबके फेवरेट देश होते हैं। और ऐसा व्यापार कैसा होता है? बहुत सारे देशों के साथ, जिसके पक्ष भी बहुत सारे होते हैं। तो देखिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को कहते हैं। तो यहाँ पर जो परिभाषित किया गया है बच्चों, किसको किया गया? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अर्थात एक देश से दूसरे देश के अंतर्गत देखिए सेवाओं का या वस्तुओं का क्या है? आदान प्रदान है। आगे देखिए, राष्ट्रों को व्यापार करने की आवश्यकता उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए होती है जिन्हें या तो वे यानी देश स्वयं उत्पादित नहीं कर सकते या जिन्हें वे अन्य स्थान से कम दामों में खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात बताई गई है कि व्यापार की आवश्यकता कब पड़ती है? या तो कोई देश किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर पाता है तो दूसरे देश से क्या करता है? उस वस्तु को प्राप्त करता है। या देखिए अपने देश के अंदर यदि उसका उत्पादन करता है तो उसकी लागत अत्यधिक आती है, और लागत अधिक होने के कारण वो दूसरे देश से वस्तुओं को क्या कर लेता है? आयात कर लेता है। और इसी के कारण किसका जन्म होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जन्म होता है। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बात करें तो देखिए यहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक तो द्विपार्श्विक, दूसरा आता है बहुपार्श्विक। अर्थात यहाँ पर यदि हम बात करें दो देश के मध्य होने वाले व्यापार को कहा जाता है द्विपार्श्विक। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, द्विव का अर्थ होता है दो, और यहाँ पर देखिए नाम से ही पता लग रहा है बहु, यानी एक राष्ट्र नहीं, दो राष्ट्र नहीं, बहुत सारे राष्ट्रों के बीच में होने वाले व्यापार को कहा जाता है बहुपार्श्विक व्यापार कहा जाता है। अब एक एक करके हम दोनों का अध्ययन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है द्विपार्श्विक व्यापार। द्विपार्श्विक व्यापार दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है। मैंने पहले कहा द्विव का अर्थ क्या होता है? दो देशों के बीच में होने वाले व्यापार अर्थात वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है? द्विपार्श्विक। उसके बाद आता है बहु पार्श्विक व्यापार। जैसा कि शब्द से स्पष्ट होता है कि बहुपार्श्विक व्यापार बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है। वही देश अनेक देशों के साथ व्यापार कर सकता है, यानी एक देश कई देशों के साथ क्या कर सकता है बच्चों? व्यापार कर सकता है। और सबसे ज़्यादा देखिए व्यापार किया जाता है अपने फेवरेट देश से, यानी पूरे विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जो सभी देशों के लिए क्या बने हुए हैं? फेवरेट बने हुए होते हैं, और प्रत्येक देश उनके साथ क्या करना चाहता है? व्यापार करना चाहता है। देश के कुछ व्यापारिक साझेदारों को सर्वाधिक अनुकूलन राष्ट्र यानी फेवरेट राष्ट्र की स्थिति प्रदान कर सकता है। और इसी तरह से देखिए व्यापार को हम देखते हैं कितने प्रकार के? दो प्रकार के। दो राष्ट्रों के बीच में हो तो द्विपार्श्विक, बहु राष्ट्रों के बीच में व्यापार हो तो बहुपार्श्विक व्यापार कहते हैं। अब आगे देखते हैं, देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास। तो बच्चों देखिए मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय जो इतिहास रहा है इस व्यापार का, उसके बारे में हम क्रम से पढ़ेंगे। देखिए कौन सी सदी में और किस तरह का व्यापार डेवलप हुआ, और काफ़ी रोचक तथ्य भी आएंगे इसके अंतर्गत, उनको भी देखिए हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, प्राचीन समय में व्यापार स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था। तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करते हैं प्राचीन काल में व्यापार कहाँ तक? स्थानीय यानी क्षेत्रीय या आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित था। क्यों? क्योंकि परिवहन के साधन इतने विकसित नहीं थे उस समय, और न संचार के साधन इतने विकसित थे। लोग तब अपने संसाधनों का अधिकांश भाग मूलभूत आवश्यकताओं भोजन वस्त्र पर खर्च करते थे। क्योंकि पहले यदि व्यापार को हम देखते हैं, पुराने इतिहास में देखते हैं, तो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही क्या किया जाता था? व्यापार किया जाता था। और आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए इतिहास के अंदर एक मार्ग बड़ा चर्चित रहा जिसे कहा जाता है रेशम मार्ग। और ये रेशम की यदि हम बात करें, रेशम का उत्पादक देखिए प्राचीन काल में देश था चीन,
और उसकी रेशम देखिए चारों ओर प्रसिद्ध थी और उसी से होकर व्यापार होता था। और यूरोप के अंदर देखिए यहाँ पर देखिए व्यापारी आते थे चीन से और यूरोप के बीच में, और एक मार्ग बन गया, उसी मार्ग को कहा जाता है रेशम मार्ग। तो देखिए यहाँ पर रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का एक आरंभिक उदाहरण है। यानी हम कह सकते हैं ये छोटा मार्ग नहीं है, विश्व का उस समय व्यापार का सबसे लंबा मार्गों में से एक मार्ग माना जाता है, जो 6000 किलोमीटर लंबे मार्ग के सहारे रोम कहां पर है? इटली में। कहां पर है ये? इटली को चीन से जोड़ता था। यानी अब हम कह सकते हैं कहाँ एशिया का देश देखिए चाइना अर्थात चीन, और यहाँ पर हम देखते हैं भूमध्य सागरीय तटीय देश जिसका नाम है इटली और उसकी राजधानी का नाम रोम। यानी हम कह सकते हैं चीन से रोम के बीच में 6000 किलोमीटर लंबा जो मार्ग, और उस मार्ग में जो व्यापार का प्रमुख देखिए यहाँ पर हम देखते हैं केंद्र कौन था? रेशम, और इसीलिए उसका नाम किया गया है रेशम मार्ग। और आगे देखिए व्यापारी भारत, पर्सिया किसको कहा जाता है? ईरान, और मध्य एशिया के मध्यवर्ती स्थानों से चीन में बने रेशम। तो कहने का मतलब है चीन के अंदर देखिए किसका निर्माण होता था? रेशम का निर्माण होता था। रोम की ऊन, और रोम में यदि हम देखें तो वहाँ ऊन और बहुमूल्य धातुओं तथा अन्य अनेक महंगी वस्तुओं का परिवहन करते थे। देखिए व्यापारी जाते थे चीन से तो देखिए रेशम ले जाते, और रोम से वहाँ से क्या लेके आते थे? ऊन और बहुमूल्य धातु और पदार्थों को वहाँ से लेकर आते थे। और रास्ता यदि हम देखें मध्य एशिया से होकर ये रास्ता गुजरता था। इसे ही कहा जाता है विश्व का प्राचीन रेशम मार्ग कहा जाता है। आगे देखिए रोमन साम्राज्य के विखंडन के पश्चात 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय वाणिज्य में वृद्धि हुई। तो कहने का मतलब है जैसे ही रोमन साम्राज्य का विखंडन हुआ उसके बाद 12वीं और 13वीं सदी के अंदर यूरोप में व्यापार के अंदर क्या होने लगी? वृद्धि होने लगी। और देखते हैं 15वीं शताब्दी से ही यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू हुआ। तो कौन सी सदी से उपनिवेशवाद शुरू हो गया था? 15वीं सदी से ही। और विदेशी वस्तुओं के साथ व्यापार के एक नए स्वरूप का उदय हुआ। कहने का मतलब है कि उपनिवेशवाद के कारण ही देखिए किसका जन्म होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। और एक देश से दूसरे देश के अंदर वस्तुओं का क्या होने लगा? आदान प्रदान होने लगा, जिसे दास व्यापार कहा गया। तो एक नई प्रथा का भी जन्म हो गया उपनिवेश के कारण ही, जिसे कहा जाता है दास व्यापार। बच्चों अब हम देखेंगे दास व्यापार हुआ क्या था कि यूरोप के लोगों ने अफ्रीका के लोगों को क्या बनाया? दास, अपना काम को आसान करने के लिए। क्योंकि अफ्रीका के लोगों को यदि हम देखें शारीरिक रूप से वो कैसे होते थे? हष्ट पुष्ट होते थे, और श्रम के अंदर वो काफ़ी देखिए मेहनती होते थे। इसलिए यहाँ पर एक नए व्यापार का जन्म होता है जिसका नाम है दास व्यापार। और ये किसके कारण इसका जन्म हुआ? उपनिवेश के वाद के कारण ही इसका जन्म हुआ। और अब देखते हैं हम दास प्रथा क्या थी, अर्थात दास व्यापार क्या था। पुर्तगाल देश के वासियों को क्या कहा जाता है? पुर्तगालियों। उसके बाद देखते हैं हम डचों, स्पेनिश जो स्पेन के रहने वाले थे लोगों, व अंग्रेजों ने अफ्रीकी मूल निवासियों को पकड़ा। कहाँ के लोगों को पकड़ा? अफ्रीका के मूल निवासी, और उन्हें बलपूर्वक बागानों में श्रम हेतु नए खोजे गए अमेरिका में परिवहित किया गया। तो कहने का मतलब है अफ्रीका से लोगों को जो शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट थे उन लोगों को बलपूर्वक देखिए पकड़ा, और पकड़ने के बाद विभिन्न प्रकार के जो बागान बनाए गए थे कहाँ पर? अमेरिका में। उन बागानों में उन लोगों को वहाँ पर भेजा गया। जैसा कि यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया, देखिए ये कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि खेत है, और उस खेत के ऊपर देखिए बहुत सारे श्रमिक काम कर रहे हैं। और यहाँ आप देखोगे यहाँ पर देखिए ये लोग कौन है? स्पेनिश है, डच है, पुर्तगाली है या अंग्रेज। इनके द्वारा देखिए इनके ऊपर विभिन्न प्रकार के अत्याचार भी किए जा रहे हैं, कोड़े भी बरसाए जा रहे हैं, और बलपूर्वक देखिए खेतों में इनसे क्या करवाया जाता है? कार्य करवाया जाता है। और इसी प्रथा को देखिए हम दास प्रथा भी कहते हैं। और दासों का व्यापार का जन्म भी होता है कौन से काल में? उपनिवेश युग के अंदर। और आगे देखते हैं, देखिए इसमें दास व्यापार 200 वर्षों से भी अधिक समय तक एक लाभदायक व्यापार रहा। तो कहने का मतलब है कि
दास व्यापार लगभग कितने सालों तक रहा? 200 वर्षों तक। और सौदा कैसा था? लाभ का सौदा होता था। जब तक कि यह 1792 में डेनमार्क में, 1807 में ग्रेट ब्रिटेन में और 1808 में संयुक्त राज्य में पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं कर दिया गया। तो कहने का मतलब है जब तक ये दास व्यापार चलता रहा तब तक इसके ऊपर क्या नहीं किया गया? बैन नहीं किया। और अलग अलग देशों ने अलग अलग समय पर इसको क्या किया गया? बैन किया। ये कह सकते हैं 19वीं सदी तक ये दास व्यापार का चलन था। उसके बाद धीरे धीरे विभिन्न देशों के अंदर ये दास व्यापार क्या होने लगा? बंद होने लगा। आगे देखते हैं, औद्योगिक क्रांति के पश्चात कच्चे माल जैसे अनाज, मांस, ऊन की मांग भी बढ़ी, लेकिन विनिर्माण की वस्तुओं की तुलना में उनका मौद्रिक मूल्य घट गया। जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति डेवलप होने लगी या कहीं हम औद्योगिकरण होने लगा, उद्योगों में देखिए बहुत सारी वस्तुओं का विनिर्माण होने लगा। अब उद्योगों के लिए आवश्यकता किसकी पड़ी? कच्चे माल की। और कच्चा माल कहाँ पर मिलता है? जहाँ पर प्राथमिक व्यवसाय होते हैं वहाँ पर मिलता है कच्चा माल। तो कहने का मतलब यह है कि विनिर्माण उद्योगों में देखिए जो कच्चे माल को तैयार किया जाता और फिर उसे विभिन्न बाजारों के अंदर बेचा जाता था। आगे देखते हैं, औद्योगिकृत राष्ट्रों ने कच्चे माल के रूप में प्राथमिक उत्पादों का आयात किया। अब उद्योगों में क्या चाहिए? कच्चा माल। और कच्चा माल कहां से मिलता है? प्राथमिक उत्पाद से। अर्थात उनका क्या करना पड़ा उन राष्ट्रों को? आयात। और मूल्य परक तैयार माल को वापस अनऔद्योगिकृत राष्ट्रों को निर्यात कर दिया गया। जहां पर औद्योगिकरण नहीं हुआ वहां पर उन वस्तुओं का क्या किया जाता था? निर्यात किया जाता था। इस तरह से आयात और निर्यात क्या होने लगा? प्रारंभ होने लगा। आगे देखते हैं, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले प्रदेश अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहे। यानी वो देश काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं थे उस समय की दृष्टि से देखें जहां के नागरिक प्राथमिक व्यवसाय में लगे थे, अर्थात प्राथमिक क्रियाओं में पूर्ण रूप से देखिए वो कार्य करते थे। और औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे के मुख्य ग्राहक बन गए। अब औद्योगिक जो राष्ट्र थे वो क्या बन गए? उनके ग्राहक बनने लगे धीरे धीरे कर। आगे देखते हैं, देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है। अब बात आती है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है बच्चों। देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों, अर्थात अंतरराष्ट्रीय व्यापार डेवलप क्यों हुआ? ऐसे क्या कारण थे अंतरराष्ट्रीय व्यापार डेवलप होने के? तो बच्चों देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार की हम बात करें, एक राष्ट्र के पास संसाधनों की अधिकता, एक ऐसा राष्ट्र जिसके पास संसाधनों की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है, वस्तुएं कम पाई जाती हैं। अब दोनों में क्या है? असंतुलन। जिसके पास देखिए विशेषीकृत है या हम कह दें जिसके पास अधिकता है वो चाहता है कि मैं वस्तुओं को बेचूं, और जिसके पास कमी है वो चाहता है कि मैं वस्तुओं की पूर्ति करूं, अर्थात दूसरे देश से उन वस्तुओं का क्या करूं? आयात करूं। और इसी तरह से देखिए किसका जन्म होता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अर्थात एक देश से दूसरे देश में यह व्यापार फलने और फूलने लगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है। यदि ये परीक्षा में पूछा जाए बच्चों कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जन्म होने का प्रमुख कारण क्या है? विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण का मतलब है किसी देश में किसी वस्तु विशिष्ट का विशेष रूप से उत्पादन होना, अर्थात उसकी वहां पर क्या होना? अधिकता होना। और आगे देखिए, यह विश्व की अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करता है। यदि विभिन्न राष्ट्र वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं की उपलब्धता में श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण को प्रयोग में लाता है। तो यहाँ पर बात किसकी कही है? विशेषीकरण की बात कही गई है। अगर देखिए जिस देश में वस्तु का उत्पादन नहीं होता, अगर वो उत्पादन करने लगता है तो उसकी लागत बढ़ जाती है। इससे अच्छा ये है कि सस्ते दामों के अंदर दूसरे देश से उन वस्तुओं का क्या किया जाए? आयात कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद आगे देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं के तुलनात्मक लाभ। यहाँ पर देखिए अंतरराष्ट्रीय लाभ के लिए या हम कहें अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है तुलनात्मक लाभ।
अर्थात दो देशों के अंदर किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, यदि एक देश में उसकी लागत ज़्यादा आती है और दूसरे देश में उसकी लागत कम आती है, तो देखिए दूसरे देश को जहां लागत अधिक आ रही है उसको दूसरे देश से क्या करना चाहिए, वस्तुओं का आयात करना चाहिए। इसे ही कहा जाता है तुलनात्मक लाभ। वह परिपूरकता के सिद्धांतों पर आधारित होता है। एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाए आपसे कि यहां पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार किस पर आधारित होता है, तुलनात्मक लाभ पर आधारित होता है। और देखिए आधुनिक समय में व्यापार विश्व के आर्थिक संगठन का आधार है। अब देखिए किसके संगठन का आधार माना गया, आर्थिक जितने भी संगठन है उनका प्रमुख आधार माना जाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को। मैं आगे आपको बहुत सारे आर्थिक संगठनों की चर्चा भी करूंगा और यहां पर पढ़ाऊंगा भी आपको। और यह राष्ट्रों की विदेश नीति से संबंधित है, अर्थात प्रत्येक राष्ट्र अपनी क्या बनाता है, विदेश नीति बनाता है, लेकिन विदेश नीति में सबसे ज़्यादा यदि वो शामिल करता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार पर ही वो दूसरे संगठनों का सदस्य बनता है या नहीं बनता है। और आगे देखते हैं, देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार, अर्थात हम यहां पर बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ऐसे कई कारक हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। सबसे पहला देखिए कारक है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। तो सबसे पहला कारक कौन सा आता है, राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। अर्थात हम कह सकते हैं प्रत्येक राष्ट्र के अंदर जो संसाधन हैं वो राष्ट्र में यदि हम देखें उनका वितरण कैसा पाया जाता है, असमान। किसी राष्ट्र के पास तो देखिए खनिज संसाधन बहुत अधिक है, तो किसी राष्ट्र के पास देखिए संसाधनों की बात करें, खनिज संसाधनों का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। जिनके पास अधिकता है वो क्या करेंगे, निर्यात करेंगे, और जिनके पास कमी है वो क्या करेंगे, उन संसाधनों का आयात करेंगे। तो इसके अंदर हम देखते हैं भौतिक संरचना जैसे कि भूविज्ञान, उच्चावच, मृदा व जलवायु में भिन्नता के कारण विश्व के राष्ट्रीय संसाधन असमान रूप से वितरित हैं। यानी संपूर्ण विश्व में संसाधन कैसे समान रूप से वितरण नहीं पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, असमान वितरण। और किस आधार पर है असमान वितरण, भौगोलिक संरचना। सभी देशों की भौगोलिक संरचना एक जैसी नहीं है। अगर हम विश्व के मानचित्र पर देखें तो कुछ देश तो देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में है, तो कुछ मैदानी क्षेत्रों में, और कुछ देशों को यदि हम देखें तो उनकी स्थिति कैसी है, पठारीय स्थिति है, अर्थात उनकी भौगोलिक स्थिति एक समान नहीं है। और देखिए यहाँ पर खनिज संसाधन, अब खनिजों की दृष्टि से भी देखिए विश्व के ज़्यादातर राष्ट्रों में देखते हैं वितरण कैसा पाया जाता है, असमान पाया जाता है। और उसके बाद तीसरा कारक देखिए दिया हुआ है जलवायु। जलवायु की बात करें तो देखिए हम जलवायु की दृष्टि से राष्ट्रों को क्या पूरे ग्लोब को 3 भागों में बांटे, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश और शीत कटिबंधीय प्रदेश। अर्थात कुछ देश तो देखिए शीत कटिबंध में है, तो कुछ शीतोष्ण में और कुछ उष्ण कटिबंध में, इसलिए ये भी उनको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। आगे देखते हैं नंबर 2 पर, और यहां पर देखिए जनसंख्या के कारक। अब जनसंख्या भी देखिए एक महत्वपूर्ण कारक है। किसी देश में जनसंख्या का आकार विशाल पाया जाता है तो किसी देश में जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है, अर्थात इसका वितरण भी विश्व में एक समान नहीं है। यह भी देखिए क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करता है। विभिन्न देशों में जनसंख्या के आकार, उनका वितरण तथा विविधता व्यापार की गई वस्तुओं के प्रकार और मात्रा को प्रभावित करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जनसंख्या के कारक भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और देखिए सबसे पहले देखिए जनसंख्या का एक कारक लिया है जिसका नाम है सांस्कृतिक कारक। तो सांस्कृतिक कारकों की यदि बात करते हैं तो विशिष्ट संस्कृतियों में कला तथा हस्तशिल्प के विभिन्न रूप विकसित हुए हैं जिन्हें विश्व भर में सराहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं सांस्कृतिक कारक भी देखिए क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जनसंख्या के आकार को, लेकिन उससे पहले देखिए एक उदाहरण और देख लेते हैं। विश्व द्वारा उत्पादित उत्तम कोटि का पोर्सलिन कहां पर उत्पादित होता है, यहां पर चीन में। क्या है ये पोर्सलिन की बात करें, चीनी मिट्टी का बर्तन। चीनी मिट्टी के बर्तन को चीन में क्या कहा जाता है, पोर्सलिन, और ये बड़ा फेमस है पूरे विश्व के अंदर। तथा ब्रोकेड, और ब्रोकेड की बात करें तो ये क्या, जरीदार या बूटेदार कपड़ा।
ईरान के कालीन प्रसिद्ध हैं, और यदि कालीन की बात करें तो सबसे अच्छे कालीन कहाँ के मिलते हैं? ईरान के। प्राचीन नाम था ईरान का पर्सिया। और देखिए, जबकि उत्तरी अफ्रीका का चमड़े का काम, अब चमड़े का काम सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? उत्तरी अफ्रीका में। और इंडोनेशियाई बटिक, अब ये बटिक क्या होता है? इंडोनेशिया में छींट वाला कपड़ा जो होता है उसे क्या कहा जाता है इंडोनेशिया में? बटिक। वस्त्र बहुमूल्य हस्तशिल्प हैं। ये सब चीज़ें देखिए किससे बनी हुई हैं? हाथ से बनी हुई हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हस्तशिल्प में क्या आता है? सांस्कृतिक कारक। और अब उसके बाद हम देखते हैं जनसंख्या के आकार को। जनसंख्या का आकार, सघन बसाव वाले देशों में आंतरिक व्यापार अधिक है। जो देखिए यहाँ हम कह सकते हैं जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर कौन सा व्यापार अधिक मिलता है? आंतरिक व्यापार। जबकि बाह्य व्यापार कम परिमाण वाला होता है, यानी कम मात्रा वाला होता है, क्योंकि कृषि औद्योगिक उत्पादों का अधिकांश भाग स्थानीय बाजारों में ही खप जाता है। अब यहाँ एक शब्द आया आंतरिक। आंतरिक का मतलब होता है राष्ट्रीय व्यापार, और बाह्य व्यापार का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार। जनसंख्या का जीवन स्तर बेहतर गुणवत्ता वाले आयातित उत्पादों की मांग को निर्धारित करता है, क्योंकि निम्न जीवन स्तर के साथ केवल कुछ लोग ही महंगी आयातित वस्तुएं खरीद पाने में समर्थ होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जनसंख्या का आकार भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करता है। जिस देश का आकार बहुत बड़ा है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत ही कम होता है, क्योंकि उस देश में उत्पादित होने वाली वस्तुओं को वहीं पर क्या कर लिया जाता है? खर्च कर लिया जाता है, या हम कहें उपयोग कर लिया जाता है। अगर जनसंख्या का आकार कम है और उत्पादन अधिक है तो सीधा सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या पाया जाएगा? वहाँ पर विशाल क्षेत्र पाया जाएगा, अर्थात उसका दूसरे देशों के साथ क्या होगा? निर्यात अधिक होगा। आगे देखते हैं। अब इसमें तीसरा कारक आता है आर्थिक विकास की प्रावस्था। अब हम बात कर रहे हैं आर्थिक विकास। आर्थिक विकास की दृष्टि से देशों को दो भागों में बांटा गया, विकसित देश और विकासशील देश। दूसरा देखिए निम्न आय वाले देश और उच्च आय वाले देश भी हम कह सकते हैं। कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों में विनिर्माण की वस्तुओं के लिए कृषि उत्पादों का विनिमय किया जाता है। तो सीधा सा है, देखिए कृषि की दृष्टि से यदि हम देखते हैं उद्योगों वाले जो देखिए देश होते हैं कृषि के पदार्थों का क्या करते हैं? आयात करते हैं। जबकि औद्योगिक राष्ट्र मशीनरी और निर्मित उत्पादों का निर्यात करते हैं। औद्योगिक राष्ट्र देखिए किस चीज़ों को तैयार करते हैं? मशीनरी और उनसे बनने वाले उत्पादों का क्या करेंगे? निर्यात करते हैं। और देखिए तथा खाद्यान्न तथा अन्य कच्चे पदार्थों का आयात करते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो विकसित देश है जहाँ पर, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि औद्योगिकरण हुआ है, वो लोग देखिए कच्चे माल का आयात करते हैं और विनिर्मित माल का निर्यात करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा तीसरा कारक था। अब देखते हैं अगला चौथा कारक, विदेशी निवेश की सीमा। अब विदेशी निवेश की सीमा की यदि बात करते हैं, इसमें आती है पूंजी। जिस देश के पास पूंजी अधिक होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करता है, और जिस देश के पास पूंजी कम पाई जाती है वो निवेश कम करता है। तो यह कारक भी देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करता है? प्रभावित करता है। चलो देखते हैं इसमें। विदेशी निवेश विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा दे सकता है, जिनके पास खनन, प्रवेदन द्वारा तेल खनन, भारी अभियांत्रिकी और उसके बाद आता है काठ कबाड़ तथा बागवानी कृषि के विकास के लिए आवश्यक पूंजी का अभाव पाया जाता है। विकासशील देशों में सबसे बड़ी बात होती है उनके पास जो पूंजी है उसका क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। आगे देखते हैं। विकासशील देशों में ऐसे पूंजी प्रधान उद्योगों के विकास द्वारा औद्योगिक राष्ट्र खाद्य पदार्थों, खनिजों का आयात सुनिश्चित करते हैं तथा अपने निर्मित उत्पादों के लिए बाजार निर्मित करते हैं। यह संपूर्ण चक्र देशों के बीच में व्यापार के परिमाण को आगे बढ़ाता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं एक व्यापारिक चक्र। किसी देश के अंदर देखिए पूंजी निर्माण कम होता है तो किसी देश में पूंजी अधिक होता है, और ये चक्र एक देश से दूसरे देश के अंदर चलता रहता है, अर्थात अर्थव्यवस्थाओं के अंदर ये चक्र पाया जाता है। उसके बाद अगला कारक देखते हैं परिवहन।
अब परिवहन भी देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करता है। यदि कोई देश जिसके परिवहन के साधन सही ढंग से विकसित नहीं है तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर नहीं पाता है सही ढंग से। अगर किसी देश के पास परिवहन और संचार के साधन अच्छे से विकसित हैं तो देखिए वो अपनी व्यापार को दूसरे देशों के साथ जोड़ सकते हैं और अच्छे से अपना व्यापार कर सकते हैं। पुराने समय में परिवहन के पर्याप्त और समुचित साधनों का अभाव स्थानीय क्षेत्रों में व्यापार को प्रतिबंधित करता था। अगर परिवहन के साधन ही नहीं होंगे तो न तो हम स्थानीय व्यापार कर सकते हैं, न राष्ट्रीय व्यापार कर सकते हैं और न अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यापार कर सकते हैं। केवल उच्च मूल्य वाली वस्तुओं जैसे रत्न, रेशम तथा मसालों का लंबी दूरियों तक व्यापार किया जाता था। जब परिवहन के साधन नहीं थे तो देखिए किन चीज़ों का व्यापार होता था, हीरे जवाहरात जिसे हम क्या कहते हैं रत्न यानी मूल्य वाली वस्तुएं, रेशम और मसालों का। आगे देखिए रेल, समुद्री तथा वायु परिवहन के विस्तार और प्रशीतन तथा परिरक्षण के बेहतर साधनों के साथ व्यापार ने स्थानिक विस्तार का अनुभव किया। कहने का मतलब है कि जिस तरह से परिवहन के साधनों का विकास हुआ उसके साथ साथ यंत्रीकरण भी हुआ तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया गया। अब आगे देखते हैं, देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ महत्वपूर्ण पक्ष बताए गए हैं इसके अंतर्गत, जैसे व्यापार का परिमाण। दूसरा एक पक्ष बताया गया है व्यापार की दिशा और उसके बाद आता है व्यापार का संयोजन। तो देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण पक्ष दिए हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में और इन तीनों पक्षों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम देखते हैं व्यापार का परिमाण। व्यापार का परिमाण क्या होता है? परिमाण का मतलब होता है मात्रा से। व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तोल परिमाण कहलाता है। जो तोल होता है वो क्या कहलाता है, यानी जो मात्रा होती है वो क्या कहलाता है? परिमाण कहलाता है। हालांकि व्यापारिक सेवाओं को तोल में नहीं मापा जा सकता, इसलिए व्यापार की गई वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार के परिमाण के रूप में जाना जाता है। जो कुल मूल्य होता है उसी को क्या कहा जाता है? व्यापार का परिमाण। अर्थात पहले हम मात्रा के रूप में और आज हम किसके रूप में मापते हैं? कुल मूल्य के रूप में मापते हैं। आगे देखते हैं व्यापार संयोजन। व्यापार संयोजन की बात करते हैं। देखिए पिछली शताब्दी में देशों द्वारा आयातित तथा निर्यातित वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार में परिवर्तन हुआ है। तो देखिए धीरे धीरे देशों के अंदर क्या होने लगा है? आयात और निर्यात की सेवाएं और वस्तुओं में परिवर्तन होने लगा है। पिछली शताब्दी के आरंभ में प्राथमिक उत्पादों का व्यापार प्रधान था। यानी प्रारंभ में तो देखिए किस चीज़ का व्यापार होता था? प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित उत्पादों का व्यापार। उसके बाद देखिए बाद में विनिर्मित वस्तुओं, जैसे ही औद्योगिकरण हुआ, मशीनीकरण हुआ या औद्योगिक क्रांति आई तो विनिर्मित वस्तुओं का व्यापार होने लगा, प्रमुखता प्राप्त कर ली। और वर्तमान समय में यद्यपि विश्व व्यापार का अधिकांश विनिर्माण क्षेत्र के आधिपत्य में है, सेवा क्षेत्र जिसमें यात्रा, परिवहन तथा अन्य व्यावसायिक सेवाएं सम्मिलित हैं। तो ये कौन सा क्षेत्र आता है? सेवा क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं तीसरा क्षेत्र या अर्थात तीसरे क्रियाकलाप के नाम से जानते हैं। आगे देखिए 2005 से 2015 तक विश्व व्यापारिक निर्यात में विनिर्मित सबसे अधिक योगदान करते हैं। तो देखिए 2005 से 2015 के बीच में व्यापार को यदि हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा देखिए निर्यात किसका होता है? विनिर्मित वस्तुओं का। ईंधन और खनन उत्पाद तथा कृषि उत्पाद भी व्यापारिक निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो उसके बाद आता है ईंधन और खनन। अब देखिए बहुत सारे देशों के पास ईंधन यानी शक्ति के संसाधनों का अभाव पाया जाता है, तो उन देशों के अंदर शक्ति के साधनों का क्या होता है? व्यापार होता है। आगे देखते हैं, देखिए व्यापार की दिशा भी बदली है, इसमें भी काफ़ी कुछ बदलाव आए हैं। तो देखते हैं ऐतिहासिक रूप से वर्तमान कालिक विकासशील देश मूल्यपरक वस्तुओं तथा शिल्प आदि का निर्यात किया करते थे। पहले क्या करते थे विकासशील देश? शिल्प यानी हाथ से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं उनका निर्यात किया करते थे, जो यूरोपीय देशों को निर्यात की जाती थी।
अब देखिए ये लोग विकासशील देश किसको, विकसित देशों को, अर्थात यूरोप के देशों को निर्यात करते थे और वहां से वस्तुओं का क्या करते थे, आयात भी करते थे। 19वीं शताब्दी के दौरान व्यापार की दिशा में प्रत्यावर्तन हुआ, अर्थात बदलाव हुआ, बिल्कुल अपोजिट हुआ और बदल गया। यूरोपीय देशों ने विनिर्माण वस्तुओं को अपने उपनिवेशों से खाद्य पदार्थ तथा कच्चे माल के बदले निर्यात करना शुरू कर दिया। यानी बदलाव जो आया व्यापार की दिशा में, यहाँ सीधा सा मतलब यह है, पहले देखिए विकासशील देशों द्वारा निर्यात किया जाता था विकसित देशों को, और आज जब से औद्योगिकरण हुआ है विकसित देशों के अंदर देखिए विनिर्माण होना शुरू हुआ है, तो विनिर्मित जो वस्तुएं होती हैं वो कहां पर आने लगी, विकासशील देशों की ओर। यानी पहले की स्थिति के बिल्कुल क्या हो गया, अपोजिट हो गया, अर्थात बदल गई। और आगे देखते हैं, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरे और विनिर्माण वस्तुओं के व्यापार में अग्रणी बने। किसके अंदर, विनिर्माण, क्योंकि औद्योगिकरण सबसे ज्यादा कहां पर हुआ, इन्हीं क्षेत्रों के अंदर हुआ है। उस समय जापान भी तीसरा महत्वपूर्ण व्यापारिक देश, अर्थात ये भी एक एशिया का विकसित देश है जिसका नाम क्या है, जापान। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विश्व व्यापार की पद्धति में तीव्र परिवर्तन हुए, अर्थात 20वीं सदी में देखें तो यहाँ पर भी देखें विश्व व्यापार की दिशा में काफ़ी परिवर्तन हुए। उसके बाद देखिए यूरोप के उपनिवेश समाप्त हो गए, जबकि भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों ने विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी। कहने का मतलब है कि देखिए जो यूरोप के उपनिवेश थे धीरे धीरे यानी एक एक करके क्या होने लगे, समाप्त होने लगे, जिसके कारण वैश्विक या हम कहें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दिशा में क्या आने लगा, बदलाव। जैसे विकासशील देश थे, भारत है, और भारत के साथ साथ देखिए चीन, ऐसे देशों ने भी देखिए विकसित देशों के साथ क्या करना शुरू कर दिया, स्पर्धा करना शुरू कर दिया, अर्थात उनके साथ देखिए ये लोग भी खड़े हो गए इस वैश्विक बाजार में। और उसके बाद देखिए वस्तुओं की प्रकृति भी बदल गई, तो यानी जिन वस्तुओं का व्यापार किया जाता था उन वस्तुओं की यहां हम कह सकते हैं प्रकृति में भी क्या आया, बदलाव आया। और अब हम देखते हैं व्यापार संतुलन, अर्थात व्यापार संतुलन की बात करें तो यहाँ एक चित्र आप लोगों को दिखाया गया। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, और इंपोर्ट का मतलब होता है आयात, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात। जब आयात और निर्यात दोनों बराबर होते हैं तो उसे कहा जाता है व्यापार संतुलन। यदि आयात ज़्यादा होते हैं तो उसे कहा जाता है ऋणात्मक, देखिए, और उसके बाद यदि निर्यात ज़्यादा होते हैं तो उसे कहा जाता है धनात्मक व्यापार। इस तरह से यहाँ पर हम पढ़ेंगे व्यापार संतुलन को। व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात एवं इसी प्रकार निर्यात की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा का प्रलेखन करता है, अर्थात उनकी क्या बताता है, मात्रा या परिणाम को बताया जाता है। आयात और निर्यात बराबर हैं, इसका मतलब उस देश के अंदर व्यापार की दृष्टि से क्या पाया जाता है, संतुलन पाया जाता है। आगे देखते हैं, यदि आयात का मूल्य देश के निर्यात मूल्य की अपेक्षा अधिक है, किसका मूल्य अधिक है, निर्यात का, तो देश का व्यापार संतुलन ऋणात्मक अथवा प्रतिकूल है। यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य की तुलना में अधिक है तो देश का व्यापार संतुलन, अर्थात हम कह सकते हैं उसको धनात्मक, या कैसा पाया जाता है, अनुकूल पाया जाता है। तो कहने का मतलब जो देश जितना ज़्यादा आयात करेगा वहाँ पर ऋणात्मक होगा, और जो देश जितना ज़्यादा निर्यात करेगा तो वहाँ पर कैसा पाया जाएगा, धनात्मक। और आयात और निर्यात यदि दोनों बराबर हैं तो उसे कहा जाता है व्यापारिक संतुलन। तो बच्चों आज के अध्याय में हमने देखा तृतीय क्रियाकलाप अर्थात व्यापार, और व्यापार में भी हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार और उसका स्तर, और साथ में हमने पढ़ा उसका एक तरह से इतिहास, और इतिहास में हमने रेशम मार्ग को जाना और दास व्यापार को भी जाना, और देखिए उसके बाद अंत में हमने पढ़ा व्यापार संतुलन। अब आगे का देखिए हम इस अध्याय के अंदर जो भाग है उसे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों सभी को मेरा नमस्कार।